गुड आफ्टरनून क्लास। स्वागत है आप सभी का चंद्रा आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये आपकी इंग्लिश की सेशन होने वाला है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून संदीप, बेबी, सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन है वो इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर होने वाला है, क्योंकि ये हमको समझ में आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही नहीं बल्कि आपका लैंग्वेज पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ वोकैबुलरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अनुराग जी। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ लेते पहले क्या है। गुड आफ्टरनून रमन जी, अनुराग, संदीप, एवी, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हिंदी में कहते हो ना अनेक शब्दों में एक शब्द, है ना। अनेक शब्दों के लिए जब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में वही है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन के फॉर्म में हम पढ़ेंगे और ऑप्शंस भी मैंने अच्छे अच्छे रखे हैं। तो आप ये समझ लो कि क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये समझ के चलो कि इस पूरे सेशन से आपको तकरीबन 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने वाले हैं। 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन वन सेशन, मोर देन 100 इनफैक्ट आई विल से। ठीक है, मोर देन 100 आपको, आप ये मान के चलो कि 100 के आसपास आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज मिलने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है। देखो दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक हो सकता है कि आपको डेफिनेशन दे दी जाए और डेफिनेशन के बाद आपको ऑप्शंस में वो वर्ड फिल करना पड़े, या हो सकता है आपको वो वर्ड दिया जाए और 4 डेफिनेशन दे दी जाए, उससे रिलेटेड 4 मीनिंग्स दे दी जाए, उन मीनिंग्स में से आपको सुटेबल मीनिंग चूज करना पड़े। तो दीज आर द टू वेज हाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन कम। इट कैन ऑल्सो कम इन फिलर बेस्ड क्वेश्चन, इट कैन कम एज फिलर बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस में ना देकर एज अ फिलर बेस्ड पे दे दे, या कभी कभी एरर डिटेक्शन में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको मीनिंग अगर पता है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन मैम लाइए। अच्छा संदीप जी, टेंशन मत करिए, टेंशन मत लीजिए, मतलब कहने का मतलब था मेरा कि टेंशन मत लीजिए। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस स्वाइपिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और भी पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे में आपको मैं लैंग्वेज पोर्शन के ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, डोंट वरी, आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर ही लेकर आऊंगी। ठीक है, बहुत जल्द सेंटेंस रीअरेंजमेंट अपन करेंगे। चलिए इस पर आते हैं, क्या होगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, ईश्वर है इस चीज पर बिलीव नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, साथ ही साथ अगर रूट वर्ड वाले वर्ड्स है तो वो भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। देखो एक चीज का ध्यान रखो, अगर आपको किसी भी सेंटेंस किसी भी वर्ड में THEI थे दिख जाए, थे का मतलब क्या है, थे मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, ईश्वर से संबंध रखने वाला, रिलेटेड टू गॉड, एनीथिंग एनीवन हु इज रिलेटेड टू गॉड ऑलमाइटी, ईश्वर से रिलेट रखने वाला है ना, इसमें द लगा दे क्योंकि गॉड तो रिस्पेक्टेड है ना।
गॉड जैसा कोई और नहीं है, यूनिक है, तो द गॉड होना चाहिए। तो रिलेटेड टू द गॉड हमारा क्या हो जाएगा, थे ही हो जाएगा। अब देखो हमने ये तो पढ़ा है ना कि मोनो मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और पोले का मतलब क्या होता है, मेनी, है ना, मोर देन थ्री, मेनी। तो अब देखो पोलेथीस्ट लिखा है, पोलेथीस्ट का मतलब क्या होता है, आई एस टी लग गया है। आई एस टी का मतलब होता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उस सेंटेंस के लास्ट में आई एस टी लगा देते हैं। ठीक है, तो पोलेथीस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो व्यक्ति बहुत सारे भगवान में बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखे, है ना, तो वो क्या होता है, मेनी गॉड्स। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान को भी मान रहे हैं, भोलेनाथ को भी मान रहे हैं, विष्णु जी के अवतार को भी मान रहे हैं, है ना, ब्रह्मदेव को भी मान रहे हैं, शनि देव जी को भी मान रहे हैं, पोलेथीस्ट है ना। आजकल आप देखोगे लोगों के घर में जाओगे, उनके मंदिर को खोलोगे तो उनके मंदिर में बहुत सारे भगवान दिखते हैं, है ना। तो वो क्या है, पोलेथिस्ट है, बहुत सारे ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। एथिस्ट कौन है, एथिस्ट ही वो व्यक्ति होता है जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है, एथिस्ट, ए लग गया ना। और थीस्ट मतलब क्या होता है, थीस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, बिलीवर ऑफ गॉड, जो भगवान में क्या रखता है, भरोसा रखता है, बिलीवर ऑफ गॉड, जो भगवान में भरोसा रखता है। और मोनोथीस्ट क्या होता है, मोनो मैंने बताया था वन, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान को मानता है, एक भगवान में विश्वास रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोथीस्ट कहते हैं। ठीक है, इष्ट देव जो कहता है कि मेरे इष्ट देव तो महादेव हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने महादेव की पूजा करता हूं, तो मोनोथीस्ट है, कि और कोई नहीं, महादेव को ही सब कुछ मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाओ, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन अदर एनिमल्स, एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों पर फीड करता है, मतलब जो दूसरे जानवरों को शिकार बनाकर खाता है ना, दूसरे जानवर जो होते हैं वो उसके प्री के तौर पे काम करते हैं, उसके शिकार के तौर पे काम करते हैं, और वो उनको ही खाता है अपने जीवन जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये बताइए। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पता है आपको क्या होगा, आपको ना थोड़ा सा साइंस भी इसमें यूज होगा, जहां पे कल्चर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये समझ के चलो कि ये आपको एक तरीके से मिक्स फॉर्म में मिल जाएगा, इसमें आपको अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। कार्निवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस या वेगन, क्या होगा, क्या होगा बताओ। देखो, ओमनीवोरस कौन होते हैं, ओमनीवोरस वो जानवर होते हैं, ओमनीवोरस वो जानवर होते हैं जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, वेज प्लस नॉन वेज, वेज प्लस नॉन वेज। देखो मैं ऐसे लिख रही हूं, आप इसको समझिएगा, वेज प्लस नॉन वेज, है ना। जैसे डॉग होता है, तो बहुत लोगों के घर में जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि जो वेजिटेरियंस होंगे वो अपने यहाँ पे डॉग को एज अ पेट डॉग नहीं पालते होंगे, वो भी पालते हैं, तो उनके यहाँ का जो डॉग होता है वो वेजिटेरियन खाना खाता है। तो डॉग ऐसा होता है, आप उसको रोटी में मलाई लगा के दोगे वो भी खा लेगा, आप उसको हड्डी दोगे वो भी खा लेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कहते हैं डॉग, हम बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल लेके चलेंगे, वो सारी चीजें जो आप अपने रोज की जिंदगी में देखते हो। हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, मतलब कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, लायन, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लायन, लायन आपका घास नहीं खाता है, लायन किसको खाता है, बकरी को खाता है ना। फूड चेन में अगर हम पढ़े तो लायन किसको खाता है, और किसको खाता है, लायन बकरी खाता है, बफेलो को खाता है, काऊ को खाता है ना। तो उसके बाद आते हैं हार्बीवोरस, हार्बीवोरस ये बड़े हार्मनी, इनको हार्मनी, पीसफुल जानवर होते हैं, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, वेज खाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जैसे काऊ हो गई, तो काऊ क्या है, काऊ आपकी हार्बीवोरस है। ठीक है, अब आते हैं वेगन, ये भी समझ लो वेगन कौन होते हैं, किसको पता है वेगन कौन होते हैं भाई, हु आर वेगन्स, वेगन्स कौन होते हैं। वेगन्स जो होते हैं ये वो कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करते हैं, प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, दे कंज्यूम दे कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट दे डोंट
कंज्यूम एनिमल प्रोडक्ट्स। ये एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करते। बहुत लोगों को, आप लोगों ने सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं कि हाँ, दूध, दही, अंडा, मिल्क, ये सब कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके वेगन हैं। तो वो व्यक्ति जो आपके फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन ये एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते, तो इनको वेगन कहते हैं। एनिमल प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। और जो एनिमल प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। तो ये डिफरेंस है वेजिटेरियन और वेगन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लॉ, कानून की पढ़ाई, कानूनी किताबों की पढ़ाई, है ना। तो वो क्या होता है, बताओ भाई, व्हाट डू वी कॉल इट। हाँ, दूध अंडा नहीं खाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाएगी इनको। मैम, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करें। देखिए, अगर आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप पहले शब्दों को ना ब्रेक करो। मेन चीज क्या होता है, वेरी वेरी हाय हाय संदीप जी, सबसे पहली चीज आप क्या करो ना, शब्दों को आप पार्ट्स में ब्रेक करो, रमन जी। दूसरी चीज क्या है, देखो, दो तीन ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपको क्या कंफ्यूज करेगा एक सेंटेंस में, क्या चीज आपको कंफ्यूज करेगा। आपको वर्ब कंफ्यूज कर सकता है, एडजेक्टिव कंफ्यूज कर सकता है, या नाउन कंफ्यूज कर सकता है मीनिंग के तौर पे, है ना। तो आपको इन तीन चीजों की मीनिंग निकाल लेनी है, बस। उसके बाद क्या, उसके बाद आप सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट अपने आप समझ जाओगे। और जब आप वर्ड के साथ फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आप आराम से ट्रांसलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती जब हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफिकल्ट होता है। जैसे फ्रेजल वर्ब आ गए तो आप नहीं समझ पाओगे, फिक्स प्रीपोजिशन आ गया तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना, वहां पे दिक्कत आती है। या फिर कोई ईडियम या फ्रेज दे दिया, वहां पर आपको मीनिंग समझने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, यहां पर है स्टडी ऑफ लॉ को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी, नोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी या पोमोलॉजी। बताइए क्या होगा, जियोलॉजी, नोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी या पोमोलॉजी। संदीप सिंह जी का रिप्लाई आ गया है नोमोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है, इट्स नोमोलॉजी। अब पढ़ लेते हैं कि जियोलॉजी क्या होता है। जियोलॉजी को अर्थ साइंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस क्या होती है, अर्थ साइंसेस जो होता है, इसके थ्रू हम अर्थ के अलग अलग, जैसे अर्थ कहाँ से आई, हाउ अर्थ इज फॉर्म्ड, अर्थ कैसे बनी, उस पर क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, आपकी जियोलॉजी होती है, यानी अर्थ। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं जियोलॉजी, और इसको पढ़ते हैं जूलॉजी या जीलॉजी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी, ये जूलॉजी है। और ये क्या है, ये जियो है, ये जियो है। तो ये ध्यान रखना, ये अर्थ से संबंधित है, और ये किससे है, वाइल्ड लाइफ से है, संबंधित है। जानवरों की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। जू पे जाते हो ना, है ना, जू घूमने जाते हो, जानवर होते हैं, तो वो जूलॉजी होता है। लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो जानवरों की पढ़ाई को कहते हैं जूलॉजी। और अर्थ में जियो मतलब क्या है, आपका अर्थ। तो अर्थ की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थ की स्टडी को पढ़ते हैं जियोलॉजी। नोमोलॉजी का मतलब होता है आपका सेम चीज, स्टडी ऑफ लॉ। सेक्स क्या आपका नेक्स्ट क्या है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है आपका वो सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके यूज होते हैं, उससे रिलेटेड होती है स्टडी, ठीक है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी डिफरेंट आपके यूज होते हैं, उनको बोलते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट INS होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करें, उसके लिए जो भी हमारी स्टडी होती है, उसको हम पढ़ते हैं। अर्थ ऑफ क्रस्ट नहीं होता, क्रस्ट ऑफ अर्थ होता है। क्रस्ट ऑफ अर्थ होगा, अर्थ का ही क्रस्ट होगा ना, क्रस्ट का थोड़ी अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज, ऐसा व्यक्ति जिसकी केवल एक पत्नी हो, क्या बोलेंगे उसको, सोलोगेमी बोलेंगे, बाईगेमी बोलेंगे, मोनोगेमी बोलेंगे, या पोलोगेमी पढ़ेंगे।
देखो गेमी जो है, गेमी वर्ड जो है, गेम नहीं है, गेमी है, ठीक है। गेमी आपका क्या है, एक रूट वर्ड है। गेमी क्या है आपका, रूट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका मैरिज। क्या मतलब होता है, मैरिज, ठीक है। मैरिज के सेंस में भी यूज होता है, मैरिज के सेंस में यूज होता है, ठीक है। जब आप वैरायटी ऑफ फ्रूट की वैरायटीज, जैसे आम है, आम एक प्रकार का फ्रूट है, लेकिन आम के कई सारे वैरायटीज अगर आप अगर ग्रो कर रहे हो तो आप फ्रूट्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ गेमी, सोलो गेमी मतलब क्या हुआ, सोलो गेमी मतलब क्या हुआ, सोलो गेमी का मतलब हुआ खुद से विवाह करने वाला। सोलो मतलब क्या होता है, सेल्फ, अकेला, है ना। तो सेल्फ, सोलो गेमी मतलब अ पर्सन हु मैरीज टू हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से शादी करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सोलो गेमी। बाई मतलब होता है टू, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके क्या है, टू स्पाउसेस हैं, दो पत्नियां हैं, है ना। दो पति नहीं, दो पत्नियां हैं। गेमी हम मैरिज के लिए भी यूज करेंगे और वाइफ के केस में भी यूज करेंगे, वाइफ या वाइव्स, ठीक है। वाइफ, वाइफ या वाइव्स, वाइफ या आपका वाइव्स, ठीक है। वाइफ या वाइफ्स के केस में भी हम गेमी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर मान जाओ कहीं होता कि टू हस्बैंड्स, अगर होता टू हस्बैंड्स, ठीक है, अ लेडी विथ टू हस्बैंड्स, तो उसको हम क्या कहते, बाई एंड्री कहते। हस्बैंड के लिए क्या यूज करोगे, एंड्री वर्ड का सब इस्तेमाल करोगे, ठीक है, एंड्री। हस्बैंड के लिए एंड्री, हस्बैंड के लिए क्या यूज करोगे, एंड्री, हस्बैंड के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब, मोनो मतलब वन और गेमी मतलब वाइफ या मैरिज। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, मोनोगेमी। ना तो सोलोगेमी होगा, ना बाईगेमी होगा और ना पोलेगेमी होगा। पोलेगेमी मतलब जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, ऐसे भी याद कर सकते हो भाई। मोनोगेमी कौन थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। बाईगेमी कौन थे, जिनकी दो पत्नियां थी, वो थे हमारे गणपति जी, रिद्धि सिद्धि। पोलेगेमी कौन थे, श्री कृष्ण जी, है ना, 16,000 पत्नियां थी। तो ये एक मतलब शॉर्ट ट्रिक के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको याद करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिमोट रीजन्स ऑफ अ कंट्री विच आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स। ऐसे बाहरी इलाके, किसी भी देश के ऐसे बाहरी इलाके जो नदी से बहुत दूर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, बॉन्साई कहते हैं, हिंटरलैंड कहते हैं, कैनल कहते हैं, या मिंट कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, व्हाट डू वी कॉल इट, फटाफट बताइए। The remote regions of a country which are far away from the rivers. आंसर बताइए, आंसर। और अपने सगे साथी संबंधी परिवार में जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, है ना, सबको बोलिए सेशन को देखने के लिए, क्योंकि शेयरिंग इज ऑब्वियसली इट्स केयरिंग, है ना। ये आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि हाँ आप लोगों की मदद करते हो। प्लस अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक करके हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, ठीक है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा ये वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी करा करिए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 2 कदम, तो 1 कदम आप भी थोड़ा आगे बढ़िए हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। चलिए आंसर करते हैं। बॉन्साई मतलब क्या होता है, बॉन्साई का मतलब होता है डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ मतलब होता है बौना। डॉर्फ प्लेनेट होता है ना, जैसे प्लूटो और नेपच्यून आपके क्या थे, डॉर्फ प्लेनेट है, ठीक है। तो डॉर्फ प्लांट्स आप देखते हो आजकल कस्टम में, मतलब बड़ा लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, या इतना छोटा छोटा बेड के पास बॉन्साई प्लांट्स रख रहे हैं, है ना। छोटा, एक छोटा सा पौधा होगा, उसके अंदर छोटा सा पेड़ होगा, छोटा सा पौधा होगा, तो उसको बॉन्साई कहते हैं, ठीक है। यस, हिंटरलैंड, ऐसा एरिया, ऐसा एरिया जो क्या है, नदी से दूर है ना, तो वो क्या है आपका हिंटरलैंड है। कैनल क्या होता है, व्हाट इज कैनल, कैनल मतलब क्या होता है, कैनल मतलब होता है अ प्लेस, अ शेल्टर, शेल्टर, अ शेल्टर ऑफ डॉग्स, ठीक है, अ शेल्टर ऑफ डॉग्स, जहां पे कुत्ते को रखा जाता है, किसी के यहाँ पेट होते हैं तो उनके लिए अलग स्पेस होता है, शेल्टर कह लो या स्पेस कह लो, स्पेस ऑफ डॉग्स, पेट डॉग्स, है ना।
पेट डॉग्स के लिए जो जगह होती है उसको कैनल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है? मिंट का मतलब होता है, मिंट का मतलब होता है जहां पर आपके कॉइन्स फॉर्म किए जाते हैं, वेयर कॉइन्स आर फॉर्म्ड। इसको इरेज करना पड़ेगा। कॉइन्स आर फॉर्म्ड, जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं ना, उसको मिंट कहते हैं। और जो मशीन से बनाए जाते हैं उन्हें मिंटिंग मशीन कहते हैं। तो मिंटिंग, मिंट आ जाए तो मिंट समझ लेना किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। मिंट का मतलब पुदीना भी होता है। मिंट का मतलब एक तो मीनिंग ये होता है और एक मतलब इसका पुदीना भी होता है, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज मत हो जाना, कॉन्टेक्स्ट जरूर समझ लेना। बॉन्साई इज अ, it's not Japanic technique, it's a Japanese technique. The correct adjective for Japan is Japanese. स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए संदीप जी। ग्रोइंग ऑफ ट्री इन प्लांट फॉर्म, यस कह सकते हो। नेक्स्ट है अकरिंग, अबॉर्डेड और अपियरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर। मतलब जिस व्यक्ति ने किसी चीज को, किसी आइडिया को प्रपोज किया है, किसी चीज को बनाया है। ओरिजिनेटर मतलब जो उत्पन्न करता है किसी चीज को। ओरिजिनेटर मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में उसको, उसका रियल रियल फाउंडर है, फाउंडर कह सकते हो। ओरिजिनेटर क्या है? फाउंडर है, जिसने पहली बार उस चीज को लोगों में अनवेल किया है, अनवेल किया है, जग जाहिर किया है ना, पहली बार लोगों को बताया है। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम डेथ के, उसके डेथ के बाद उसको क्या किया जाता है? अवॉर्ड किया जाता है ना। अवॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? अकरिंग, अवॉर्डेड और अपियरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर। कोई भी आइडिया हो सकता है, वो व्यक्ति के मर जाने के बाद पता चल रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, या वो सामने आ रहा है, अपियर कर रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर की डेथ के बाद। तो ऐसे में उसको क्या कहेंगे? मिंट कहेंगे, पैडागॉजी कहेंगे, पोस्टथॉमस कहेंगे, या पोस्टमार्टम कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? जुडिशरी एस्पिरेंट्स, अच्छा पोस्ट्यूमस कहेंगे, ओके। और बताइए भाई, आंसर्स, आंसर्स, आई वांट आंसर्स। सी, गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। मिंट मतलब अभी मैंने बताया था, कॉइन फॉर्मेशन की बात होती है मिंट। पेडागॉजी मतलब क्या होता है? पेडागॉजी का मतलब होता है आपका पढ़ाने लिखाने से संबंधित, रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है, रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड। हम नहीं कहते हैं व्हाट इज योर पेडागॉजिकल मेथड, है ना। तो पेडागॉजिकल मेथड क्या है? अभी हमारा डिजिटल फॉर्म में चल रहा है, रिलेटेड टू टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड होता है ना। पेडागॉजी एक सब्जेक्ट होता है, टेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेडागॉजी, सीडीपी में आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, है ना। पोस्ट ह्यूमस जो है ये आपका सही वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जब अवॉर्ड करना या उसके आइडियाज का सामने आना उसकी डेथ के बाद, ओरिजिनेटर की डेथ के बाद। पोस्टमार्टम क्या है? पोस्टमार्टम का मतलब होता है एग्जामिनिंग अ डेड बॉडी। कहते नहीं है लोग कि बॉडी हैज गॉन फॉर पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम का मतलब होता है एग्जामिनिंग, examining a dead body, a dead body to unveil the cause of death, cause of death। मृत्यु का क्या कारण है उसको जानने के लिए डेड बॉडी की क्या की जाती है? एग्जामिनिंग की जाती है ना। एग्जामिनिंग द डेड बॉडी टू नो द कॉज ऑफ डेथ, है ना। तभी जैसे अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है तो पोस्टमार्टम कराया जाता है, या सपोज किसी की संदिग्ध तरीके से मृत्यु हो गई है ना, गोली मार दिया गया, या कोई भी ऐसा रीजन हुआ, तो पुलिस क्या करती है? पोस्टमार्टम कराने के लिए बॉडी को भेज देती है, क्योंकि उससे रीजन पता चलता है, कहीं पॉइजन तो नहीं दिया गया था, कहीं गला घोट के तो नहीं मारा गया है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगली स्लाइड। एक्सेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा किसी भी बात को कहने के लिए अनावश्यक बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है। पर्सन हु यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स अननेसेसरी टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने व्यूज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए unnecessarily he is using a lot of words. So what do we call it? What do we call the process? Colloquial बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, एलोक्वेंट बोलते हैं, या ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ?
स्क्रीन ब्लर हो रही है हल्की सी, शायद भी हो गई, ठीक है, पहले हो रही थी हल्की ब्लर। बताइए क्या होगा? कॉलोक्विल, बायोग्राफी, एलोक्वेंट या ऑटोबायोग्राफी? व्हाट डू वी कॉल इट? एक्सेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड्स, क्या कहेंगे बताओ? देखो, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, आंसर बिल्कुल सही है, इट्स एलोक्वेंट। ठीक है, एलोक्वेंट मतलब होता है एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स, इसको हम क्या कहते हैं? वर्बोस भी कहते हैं, ये भी लिख लो, वर्बोस। एक और शब्द आपको मिल गया, VERBOS, वर्बोस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉलिक्विल मतलब क्या होता है? कॉलिक्विल का मतलब होता है आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसको बोलते हैं आम बोलचाल की जो भाषा होती है। जनरली हम जो चीजें बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे बोलते नहीं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, दैट इज अ कॉलिक्विल टर्म पीपल यूज, बट दिस इज अ रॉन्ग इंग्लिश, है ना, ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग। बेस्ट का कोई लेवल नहीं होता, तो यू हैव टू से आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट इज नॉट द राइट इंग्लिश। तो कॉलिक्विल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन अगर ये एग्जाम में करके आओगे तो गलत हो जाएगा। तो कॉलिक्विल का मतलब होता है आम बोलचाल की जो भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा का चलन कह सकते हो, आम बोलचाल की भाषा का चलन, भाषा का चलन। जैसे लोग बोलते हैं ना कि दिस प्रोडक्ट इज चीप एंड बेस्ट, तो चीप एंड बेस्ट भी गलत इंग्लिश है, क्योंकि चीप क्या है? चीप और बेस्ट दोनों एडजेक्टिव हैं, एक आ रहा है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, और एक आ रहा है आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में। जबकि एडजेक्टिव कहता है कि अगर एक हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज हो रहे हो, तो ऐसे में दोनों एडजेक्टिव की डिग्री हमेशा सेम रहती है। या तो आप बोलिए कि चीप एंड गुड, या तो आप बोलिए द चीपेस्ट एंड द बेस्ट। ठीक है, चलिए, बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की आत्मकथा को लिखना। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा को लिखता है, तो उसको क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। और ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। जब आप अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखते हैं, व्हेन अ पर्सन राइट्स हिज स्टोरी, ठीक है, his entire story by himself, we call it autobiography. But in case his life stories, life incidents are written by any other person, so we call it biography. Clear? इसको नोट भी करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, फूड बिंज है भाई, फूड लवर है, बहुत खाना खाता है, क्या होगा? बताओ भाई, फूड लवर है, बहुत खाना खाता है, व्हाट डू वी कॉल इट? क्या कहेंगे हम उसको? व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसको क्या कहेंगे बताइए? देखो, अब यहाँ पे चार वर्ड्स दिए हुए हैं, पग्नेशियस, ग्लटन, ल्यूनैटिक और एनेक्सोरिया। अब ये बताओ, पग्नेशियस मतलब क्या होता है? व्हाट डू whom डू वी कॉल पग्नेशियस? पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, पग्नेशियस इज एडजेक्टिव। पग्नेशियस का मतलब होता है जो हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, इरिटेटिंग काइंड ऑफ पर्सन हु फाइट्स अ लॉट, अ पर्सन हु फाइट्स अननेसेसरी, बिना किसी बात के हवा से लड़ाई करने वाला व्यक्ति, है ना, अ पर्सन हु फाइट्स, हु फाइट्स विदाउट, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है बिना किसी रीजन के लड़ाई करना, ठीक है, बिना कारणवश झगड़ा करते रहना, तो पग्नेशियस यानी पंगा लेने वाला, पंगा लेने वाला, है ना, इसको ऐसे ही याद करना, पंगा, पंगा लेने वाला पग्नेशियस हो गया, ठीक है। ग्लटन, बिल्कुल सही है, मटन मत समझ लेना, ये ग्लटन है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लटन मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, फूड बिंज, है ना, ओवर ईटिंग करने वाला, ओवर ईटिंग करने वाला, ठीक है, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग वाला व्यक्ति, ठीक। ल्यूनेटिक कौन होता है? हु इज ल्यूनेटिक? लीगल टर्म में पागल व्यक्ति को ल्यूनेटिक कहा जाता है, जो मानसिक रूप से बीमार होता है, जो मेंटली अनवेल होता है, अ पर्सन मेंटली अनवेल। तो जो व्यक्ति मेंटली क्या होता है? अनवेल होता है, मेंटली इल होता है या अनवेल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूनेटिक कहते हैं, पागल,
ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है एनेक्सोरिया। इसका मतलब क्या होता है जरा बताओ तो। ये एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। ये ठीक इसका ऑपोजिट होता है। ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको भूख नहीं लगती है, जिसमें आपको भूख नहीं लगती है, उसको कहते हैं आपका एंग्जोरिया। ठीक है। तो भूख ना लगना, भूख ना लगना, किसी को भूख नहीं लग रही है तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। व्हेन अ पर्सन डू नॉट क्रेव फॉर फूड, डू नॉट क्रेव फॉर एनीथिंग, ही डज नॉट हैव अ फीलिंग टू ईट, ही इज नॉट विलिंग टू ईट एनीथिंग, या बहुत कम खाना खाते हैं कि इनकी बॉडी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाते हैं। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, फियर ऑफ मैरिज। ऐसे लोग जिन्हें शादी से डर लगती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी का लड्डू खाना ही नहीं चाहते हैं, डरते हैं लड्डू खाने से, कहते हैं पता नहीं कैसा हो सकता है, कड़वा लड्डू हो। तो क्या होगा बताओ, फियर ऑफ मैरिज। बताओ भाई क्या होगा। जीनोफोबिया, गाइनोफोबिया, गेमोफोबिया या केकोफोबिया, कौन सा फोबिया होगा। जीनोफोबिया। और बताइए, फियर ऑफ मैरिज, जीनोफोबिया। और बताओ भाई। देखो फोबिया वाले सारे वर्ड आ गए। फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया, फोबिया आपका रूट वर्ड है, ध्यान रखो। फोबिया मतलब होता है फियर। ठीक है। फोबिया मतलब होता है फियर या डिसलाइकिंग, फियर या डिसलाइकिंग, किसी भी चीज के प्रति यदि आपकी लाइकिंग ना हो या आप उस चीज से डरते हैं, है ना। ए जीनोफोबिया, जीनोफोबिया, जीनोफोबिया। देखो जीनो मतलब क्या होता है, जीनो का मतलब होता है फॉरेन, विदेश। तो जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको फॉरेन का कल्चर, फॉरेन के आउटफिट्स, फॉरेन के अपीयरेंस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री, वहां से क्या हो, उसे डिसलाइकिंग हो या फियर हो, तो उसको कहेंगे आपको क्या, जीनोफोबिया। अ पर्सन हु डिसलाइक्स, अ पर्सन हु डिसलाइक्स, डिसलाइक्स एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू, रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की कोई भी चीज है, कोई भी फॉरेन कंट्री हो सकती है, इट कैन बी अमेरिका, इट कैन बी यूएसए, इट कैन बी नीदरलैंड, इट कैन बी पीपल, इट कैन बी कल्चर, इट कैन बी ट्रेडिशन, इट कैन बी आउटफिट्स, इट कैन बी एन एक्स वाई जी एनीथिंग, बट दैट थिंग एक्चुअली रिलेट्स टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। तो फॉरेन कंट्री की कोई भी चीज जो एक व्यक्ति को नहीं पसंद है तो उसको क्या कहेंगे, जीनोफोबिया कहेंगे। तो फर्स्ट आंसर तो बच्चे गलत है आपका। अब यहाँ पे देखो गाइनोफोबिया। गाइनो मतलब क्या होता है, फीमेल, गाइनिकोलॉजिस्ट बोलते हो ना। तो गाइनोफोबिया का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु हैज अ फियर और डिसलाइकिंग ऑफ विमेन, अ पर्सन हु फियर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, औरतों से डरता है। अ पर्सन हु फियर्स वुमेन, जिसको औरतों से डर लगता है, जिसको विमेन से डर लगता है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, गाइनोफोबिया अलग चीज है, मिसोजिनिस्ट अलग चीज है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है विमेन हेटर, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से डरता है उसको गाइनोफोबिक कहते हैं, और ऐसे डर को गाइनोफोबिया कहते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज आप लिख लो यहां पर कि आ, यहाँ पे पर्सन मत लिखो, इसको ये लिखो इस तरीके से, क्योंकि पर्सन होता तो आई सी लग जाता ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जीनोफोबिया का मतलब होता है व्हेन यू डिसलाइक एनीथिंग, द फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, द फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, द फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग, द फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री। और गाइनोफोबिया क्या क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ या द फीलिंग ऑफ, द फीलिंग ऑफ फियरिंग, द फीलिंग ऑफ फियर ऑफ विमेन, औरतों से जब आपको क्या हो, डर हो। अब देखो गेमोफोबिया, अभी मैंने करवाया ना, गेमिंग शब्द आपको कहीं दिख जाए,
ओके, यू टुक योर फादर टू द डेंटिस्ट। कोई बात नहीं, आपके पास अगर हेडफोन है तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। गेमोफोबिया। अब देखो गेमोफोबिया का मतलब क्या होता है। गेमी अभी हमने पढ़ा था ना, गेमी शब्द आपको कहीं दिख जाए, GAMY, है ना, या इस तरीके का आपको शब्द दिख जाए गेमो, तो समझ जाना वो शादी से रिलेटेड है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गेमोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ मैरिज को क्या बोलते हैं बेटा, गेमोफोबिया। नेक्स्ट है केकोफोबिया। केकोफोबिया मतलब क्या होता है बताओ। कैकोफोबिया का मतलब होता है फियरनेस, फियरनेस ऑफ बीइंग अगली, बीइंग अगली, ठीक है। बदसूरत दिखने का डर, बहुत सारी महिलाओं में ये डर होता है, बदसूरत दिखने का डर होता है। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जीनोफोबिया, यस संदीप जी, हाँ ठीक है। अमित जी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो देखो कैकोफोबिया का मतलब क्या है, फियरनेस ऑफ बीइंग अगली, मतलब कुछ लोगों में ये डर होता है कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं। देखो एंटी एजिंग क्रीम क्यों निकाल दिया कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वालों ने, इसीलिए ना, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग कैकोफोबिक नाउ, है ना। दे आर थिंकिंग they'll टर्न इनटू एन अगली फेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडस्ट्रीज फायदा उठा रही है फिर। तो कैकोफोबिया का मतलब अगली बदसूरत दिखने का जो डर होता है उसको बोलते हैं कैकोफोबिया। क्लियर। और ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं कैकोफोबिक। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई सेशन अगर आपका ड्रॉप भी हो रहा है अनुराग तो कोई बात नहीं, इट इज अ यूट्यूब सेशन, सो यू कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डेड सेशन आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर, इट इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आते हैं फियर ऑफ घोस्ट्स, भूतों से डर, है ना। 1920, इंसीडियस, कंज्योरिंग, जैम्सविन, है ना। मैम मैं आपकी क्लास में पढ़ा था मैम। अच्छा अमित जी, ओके गुड, अगर आप मेरी क्लास में पढ़े हैं तो वेरी गुड, ठीक है। चलिए फियर ऑफ घोस्ट को क्या कहेंगे, भूतों से डर। किसको किसको भूतों से डर लगता है भाई, कोई है यहाँ पे जिसे भूतों से डर लगता है। मम्मी कहती थी ना सो जा वरना भूत आ जाएगा, तो भूतों से डर लगना उसको क्या कहेंगे, प्लास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया, फास्मोफोबिया, यस। थियोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, गाइनोफोबिया, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो गाइनोफोबिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिन्हें औरतों से डर लगता है, फियर, फियर ऑफ विमेन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ, फियर ऑफ, फियर ऑफ क्राउड कह सकते हो, या आपको कोई ऐसा स्पेस है जो क्या है ज्यादा कंजस्टेड है, ठीक है, अ प्लेस विद नो रूम, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, कंजेस्टेड प्लेस का या तो क्राउड का डर होता है इनको, ठीक है, इनको सफोकेशन होता है, ठीक है, ये सफोकेटेड फील करते हैं, दे फील सफोकेटेड, तो वो क्या होता है आपका क्लास्ट्रोफोबिया होता है। आज तक मिले ही नहीं, भूतों से नहीं मिले हो, मैं आपने पढ़ा, ओके 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 ओके, गुड गुड, इफ यू वर देयर, गुड अमित, ठीक है। चलो वेलकम टू द सेशन, अगर आप वहां पे थे और यहाँ पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए तो, ठीक है। उसके बाद देखो थियोफोबिया। थियो मतलब, थियो का मतलब क्या है, गॉड। तो ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान से डर लगता हो वो क्या है, थियोफोबिक है ना। OMG में एक डायलॉग वो बोलता है ना कि दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। तो गॉड फियरिंग का मतलब क्या होता है, थियो फोबिया। और अगर आप गॉड लविंग है तो आप क्या है, थियोफिल हैं। थियोफिल, फिल क्या है, फिल मतलब लव, थियोफिल है, थीस्ट हैं आप। भगवान में विश्वास रखने वाला थीस्ट होता है, और भगवान को प्यार करने वाला क्या होता है, थियोफाइल होता है, थियोफिल जिसको हम कहते हैं ना। और थियोफोबिया मतलब भगवान से डरने वाला, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ घोस्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वन हु इज मच कंसर्न अबाउट डिटेल्स एंड एक्यूरेसी। एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज, एक एक मतलब एक एक चीज के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, मतलब उसको हर एक छोटी से छोटी चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, फ्लॉलेस चाहिए, है ना। कोई त्रुटि कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है बताइए, एम्बीवर्ट होता है, फास्टिडियस होता है, फैक्सिमिली होता है, या एक्सट्रोवर्ट होता है, बताओ भाई क्या होगा। SSC स्टेनो के लिए सही है मैम, ये क्लास बिल्कुल सही है। ये जो आपका बैच डिजाइन किया गया है यूट्यूब का, मेनली SSC को ध्यान में रख के, SSC और टेट को ध्यान में रख के किया गया
है ना। तो आप चाहे एसएससी स्टेनो की तैयारी करो, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो कैब का जो लेवल होता है ना, वो आप ये मान के चलो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो वही है। अब चाहे आप एमटीएस की तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल की करो, चाहे सीजीएल की करो, है ना, कोई भी आप तैयारी करो, ठीक है, तो लेवल तो वही रहेगा ना, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, वहीं से आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आपको ब्लेंड मिल रहा है, जरूरी नहीं, हो सकता है एमटीएस में एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके स्टर्नो में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, बट रहेंगे तो यही ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बिल्कुल ये सेशन आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। आप एसएससी के हो, बैंक के हो, टेट के हो, ईपीएफओ के हो, नहीं आता है ये बच्चे, आप कह रहे हो नहीं आता है, लेकिन जो पेपर हैं वहां पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीजीएल मेंस के क्लास करवाइए मैम, ठीक है। सीजीएल मेंस की फ्रेजल वर्ब की क्लासेस में बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ कुछ और ब्लेंडेड क्लासेस भी लेकर आऊंगी, कॉम्पिटिटिव की क्लासेस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक्स ही नहीं उनका क्लियर है ना। तो आप चिंता मत करिए, सीजीएल मेंस के भी क्लासेस मैं करवाऊंगी, डोंट वरी कौशिक। बताओ भाई क्या होगा आंसर, कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 कह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, चलो इसको देखते हैं। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस एक एडजेक्टिव है, फास्टिडियस एक एडजेक्टिव है, फास्टिडियस इज द राइट आंसर। फास्टिडियस मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, फास्ट फास्ट लगा हुआ है तो ये मत समझना, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर, मतलब एक एक डिटेल को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, हर चीज बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए, अपनी जगह पर होनी चाहिए, है ना। अब ये देखो, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एक और शब्द है इंट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, और बैंक के लिए, आरआरबी, एसओ के लिए मैम आपसे मैं राम प्रकाश के नाम से पढ़ा हूँ मैम। ओके ओके ओके, आप मेरे एक्स स्टूडेंट भी रह चुके हो संदीप, ओके गुड। चलो अच्छी बात है, अगर आप लोग सब वापस कनेक्ट हो रहे हो, आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट यू ऑल आर कनेक्टिंग, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं फिर। देखो ये जो एम्बीवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है और आपका इंट्रोवर्ट है, ये तीन जो आपके शब्द आपको दिख रहे हैं, ये तीनों शब्द ह्यूमन इंसान की पर्सनैलिटी को बताते हैं, ठीक है, ये पर्सनैलिटी को बताने वाले शब्द होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो अपनी बातें अपने अंदर रखता हो। इंट्रोवर्ट मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या हो, कंजर्वेटिव किस्म का हो, कंजर्वेटिव होते हैं ये, कंजर्वेटिव होते हैं, और नॉट मच फ्रेंडली, नॉट मच फ्रेंडली, बहुत आसानी से इनके दोस्त नहीं बन पाते हैं, और ये अपनी बातों को जल्दी किसी से शेयर नहीं करते, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये ओवर फ्रेंडली होते हैं, ओवर फ्रेंडली पीपल होते हैं, जो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, सबको अपना दोस्त बना लेते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं मूवी की बात करूं, जब वी मेट आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें करीना कपूर थी, है ना। तो कटरीना कपूर जी एक्सट्रोवर्ट थी, उस फिल्म का जो कैरेक्टर था, और जो शाहिद कपूर जी थे ट्रेन में बैठे थे, वो इंट्रोवर्ट थे, अपनी बात किसी से नहीं शेयर कर रहे थे, ठीक है। अब देखो एम्बीवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट जो होते हैं ये आपके इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं। कैसे, देखो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पहले इंप्रेशन में देखते हो तो आप कहते हो यार ये बंदा या बंदी बड़ी घमंडी लग रही है, यार ये बंदा बड़ा घमंडी लग रहा है, देखो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, उसको क्या है अभी ना, वो खुला नहीं है, लोगों में, लोगों के बीच में भी आया नहीं है, उतना बातचीत नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है बड़ा घमंडी है, बड़ा बहुत प्राउड, मतलब इसके अंदर बड़ा प्राउड है, घमंड है। लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति से बात करना शुरू करते हो, वो अपनी लाइफ की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बता देता है आपको, है ना। ऐसा आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि अरे, फिर आप उसी के मुंह पे कहते हो भैया हम तो समझते थे आप बड़े घमंडी हो, आप तो कितने अच्छे हो। तो वो क्या होते हैं, आपके एम्बीवर्ट होते हैं, दोनों किस्म के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, ठीक। फैक्सिमिली क्या होता है, फैक्सिमिली का मतलब होता है रिप्लिका, किसी भी चीज का एग्जैक्ट कॉपी, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल हूबहू, डुप्लीकेट, तो उसको क्या कहते हैं, फैक्सिमिली। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के पेपर में ये इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चंस एक ना एक आते हैं, चाहे आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, या इस टाइप के क्वेश्चन आपको साइंस में भी मिल जाते हैं, जीएस जो स्टैटिक जीके पढ़ते हो उसमें भी आपके यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो बढ़िया है ना, एक पंथ दो काज, है ना। चलिए बताइए। You are getting best of both worlds now. You are learning science also and you are learning English also. मैं जब लोग बाद में एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि काश इससे पीछा छूटे। हाँ हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इट हैपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति को छेड़ देते हो, फिर जब वो एक्सट्रोवर्ट होता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान, गलत इंसान, गलत गुफा में मैंने हाथ डाल दिया, लग रहा है शेर को बुलावा दे दिया। क्या होगा बताओ। इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है। अनुराग, इट्स नॉट बैरोमीटर, नो। देखो, हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर आपकी ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफी आपने पढ़ा होगा। सिस्मोग्राफ बेटा अर्थक्वेक के, मैम मेरी बेटी बहुत अच्छी है अमित जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरी बेटी बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। चलिए, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? अर्थक्वेक की, जब हम अर्थक्वेक के बारे में हम जानते, कैसे पता चलता है कि इस रीजन में अर्थक्वेक आने वाला है, इवैक्यूएट करवा दो, है ना। वेदर डिपार्टमेंट जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उसको कैसे पता चलता है? सिस्मोग्राफी के द्वारा। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा उसको नापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट नापता है वो होता है आपका बैरोमीटर, ठीक है। Yes, it's seismograph. Barometer and seismograph have a slight difference. Seismograph measures earthquake and barometer measures the atmospheric pressure. Now stream gauges, ये एक बहुत अच्छा टर्म है, आजकल बहुत यूज हो रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा है कि फ्लड हर जगह बढ़ रहा है इंडिया में। अगर हर जगह फ्लड बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है ये आपका फ्लड से रिलेटेड जो आपकी स्टडी होती है कि इस रीजन में कितना फ्लड होगा, तो वो स्ट्रीम गाउजेस या रेन गाउजेस के जरिए इसको देखा जाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होता है उसको स्ट्रीम गाउज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स मनी। कितने लोग हो जिन्हें पैसों से प्यार नहीं, भाई, जिनको गांधी जी पसंद नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू, बताओ। पैसे से किसको नफरत है या डर लगता है? कोई है ऐसा जिसको पैसों से डर लगता है, जो कहता है अरे बाप रे, पैसों को देख के कमरे में भाग जाता है? क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा। क्रेमेटोफिल, मेलोफिल, फेलेंथ्रोपिस्ट या गैस्ट्रोनोम? क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पर आपको हर जगह एक वर्ड दिख रहा है, PHILE, PHIL, है ना। तो PHIL या PHILE, इसका मतलब होता है लव फॉर समथिंग या समवन। लव फॉर समथिंग, किसी चीज के प्रति आपकी इंक्लिनेशन, आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका झुकाव, है ना। क्या होगा बताओ। पैसों से आपको प्यार है, संदीप को प्यार है, अमित को प्यार नहीं है? क्या होगा बताओ। मीलोफिल। अच्छा, संदीप जी कह रहे हैं कि इसका आंसर मीलोफिल होना चाहिए, ठीक है। और बताओ भाई, और बताओ, और बताओ, और बताओ। बी होगा मीलोफिल, ओके। एंड एनीबडी एल्स? देखो, मीलोफिल तो नहीं होगा। मीलोफिल का मतलब होता है म्यूजिक से जिसको लगाव होता है ना, जिस व्यक्ति को म्यूजिक से प्यार होता है। पर्सन हु लव्स म्यूजिक इज नोन एज मीलोफिल। पर्सन हु लव्स म्यूजिक, पर्सन हु लव्स म्यूजिक, जिसको म्यूजिक से लगाव है, उसको क्या कहते हैं बेटा? मीलोफिल कहते हैं, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो जिनको
ह्यूमन काइंड से प्यार होता है, लगाव होता है, जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं, वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, उनको कहते हैं हम फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। जैसे हम कहते हैं ना फिलैंथ्रोपी में इस कंपनी ने इतने रुपए दे दिए, है ना। नेक्स्ट देखो गैस्ट्रोनॉम, गैस्ट्रोनॉम का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु लव्स गुड फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो ओवर ईटिंग नहीं करता है, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाता है, लेकिन गैस्ट्रोनॉम वो लोग होते हैं जिनको अच्छा खाना खाने की आदत होती है। तो अ पर्सन हु ईट्स गुड फूड, वो व्यक्ति जो अच्छा खाना खाता है उसको कहते हैं अ पर्सन हु ईट्स गुड फूड, जो अच्छा खाना खाता है या जिसको अच्छा खाना खाना पसंद होता है। अ पर्सन हु लव्स टू ईट, जिसको अच्छा खाना खाना पसंद होता है। अ पर्सन हु लव्स टू ईट गुड फूड, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनोम बोलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, क्रीमेटोफिल। क्रीमेटोफिल जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसों से बहुत प्यार होता है। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी नहीं होगा और आपका गैस्ट्रोनोम भी नहीं होगा। क्लियर। फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। become apparent through the appearance of symptoms, कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से आंखों से देखी जा सकती हो उसको क्या कहेंगे हम, मैनिफेस्ट कहेंगे, डिस्टिंक्ट कहेंगे, वेग कहेंगे या डिवल्ज्ड कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, व्हाट डू वी कॉल इट, मैनिफेस्ट, डिस्टिंक्ट, वेग या डिवल्ज्ड। रोज चलती है क्लास मैम आपकी। अमित जी मेरी क्लासेस रोज नहीं चलती हैं यूट्यूब पे, मंडे ट्यूसडे चलती हैं, वेंसडे थर्सडे गैप होता है, एंड देन फ्राइडे सैटरडे चलती हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस को हम एक शेड्यूल देने वाले हैं जिसमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे चारों ही दिन आपका 2 से 3 का हम सेशन शेड्यूल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सेशन जो है आपका मंडे ट्यूसडे चलता है 2 से 3, और आपका फ्राइडे सैटरडे चलता है 12:30 से 1:30। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, मैनिफेस्ट, डिस्टिंक्ट, वेग या डिवल्ज्ड, क्या होगा आंसर। अनु जी हेलो। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी क्या है, डिफरेंट है, अलग है, डिस्टिंक्ट अलग अलग। वेग मतलब क्या है, वेग वेग का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज अनक्लियर, कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, अनक्लियर है, वेग थॉट्स, अनक्लियर है ना, जो चीज आसानी से सामने नहीं आ रही है। डिवल्ज मतलब क्या होता है, डिवल्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, जग जाहिर करना, अनवेल करना। ठीक है, मैनिफेस्ट जो है ये आपका सही आंसर है, मतलब एनीथिंग दैट इज, नहीं अनुराग डिस्टिंक्ट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, और ऐसी कोई भी चीज जो आंखों से देखी जा सकती है वो आपकी मैनिफेस्ट होती है, दैट इज मैनिफेस्ट। अच्छा, मैनिफेस्टो और मैनिफेस्ट में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लो। एक वर्ड है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो जो होता है, मैनिफेस्ट अलग चीज है, मैनिफेस्ट मतलब एनीथिंग दैट कैन बी विजिबल थ्रू आईज, इट्स वेरी क्लियर टू सी, है ना, तो दैट इज मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टो मतलब होता है पार्टी एजेंडा, पार्टी आगे आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट बनाती है अपनी, है ना, जब आपका इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जारी करती, मतलब हर एक पार्टी अपना एजेंडा बताती है कि अगर मैं गवर्नमेंट में आ गई, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ऐसे में मैं क्या क्या काम आपके लिए करूंगी या करूंगा, तो दैट इज मैनिफेस्टो, एजेंडे को बताता है मैनिफेस्टो। और मैनिफेस्ट मतलब एनीथिंग दैट इज विजिबल थ्रू आईज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। अब देखो यहां पर आपको क्रेसी शब्द मिल गया, क्रेसी इज अ रूट वर्ड, और क्रेसी का मतलब क्या होता है आपका, गवर्नमेंट, क्रेसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, डेमोक्रेसी, गाइनोक्रेसी, थ्रियोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी, क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अमीर लोगों के द्वारा यदि सरकार चलाई जा रही है तो वो क्या होगा, क्या होगी बताओ, ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे। हाँ, चुनावी वादे, मैनिफेस्टो, चुनावी वादे बिल्कुल कह सकते हो।
डेमो मतलब क्या होता है? DEMO, डिमॉन्स्ट्रेशन का शॉर्ट भी वैसे डेमो ही होता है, लेकिन ये वो वाला डेमो नहीं है। डेमो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, लोगों से संबंधित। जैसे हमने कहा डेमोसाइड, लोगों की हत्याएं कर देना। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन से संबंधित है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो हमारे इंडिया में, इंडिया की सरकार, इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, डेमोक्रेटिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दिस इज योर डेमोक्रेसी। अब गाइनोक्रेसी का मतलब क्या होता है? व्हेन हेड इज अ विमेन, व्हेन हेड इज अ विमेन। जब गवर्नमेंट कौन चला रहा होता है? मुखिया कौन हो जाता है? मुखिया हो जाती है कोई फीमेल, कोई औरत। जैसे जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की, तो उस टाइम पे इंडिया की कंट्री का जो गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेसी के साथ साथ गाइनोक्रेसी भी था। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा चली हुई सरकार को गाइनोक्रेसी कहते हैं। अगर कोई महिला चला रही है तो लोगों के द्वारा यदि चुनाव हो रहा है, लोग अगर चला रहे हैं तो डेमोक्रेसी होगा। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ईश्वर के भक्त, प्रीस्ट वगैरह, पादरी, ये अगर सरकार चला रहे हैं क्लर्जीज के द्वारा तो वो थियोक्रेसी होगा। द राइट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी। मतलब कि अगर रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी आर रनिंग द गवर्नमेंट, सो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज प्लूटोक्रेसी। ये ज्यादातर आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है। इकोनॉमी के आपके अगर स्टेट की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, है ना? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेसी भी है। वहां पे ये प्लूटोक्रेसी आपको ज्यादातर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किताबें कलेक्ट करने का शौक हो, किताबें बहुत पसंद है, बुक्स बड़ी पसंद है, तो क्या होगा बताओ? व्हाट डू वी कॉल इट? समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किताबें बहुत पसंद है। क्या कहेंगे भाई? आंसर दो। मिसेंड्रिस्ट कहेंगे, बिब्लियोफिल कहेंगे, गवर्नमेंट कहेंगे, या फिलैंथ्रोपी कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? आंसर्स करने में इतना लेट मत किया करो, फटाफट आंसर किया करो, जो समझ में आ रहा है आंसर करो। मैम वीडियो इज वेरी ब्यूटीफुल, यू आर हार्ड वर्किंग। थैंक यू संदीप फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। क्या होगा बताओ भाई? अब देखो यहाँ पे मिसएंड्रिस्ट है। मिसएंड्रिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी महिला जो आदमियों को डिसलाइक करती है। ठीक है, अ पर्सन हु डिसलाइक्स मेन, अ पर्सन हु dislikes men, who hates men actually, not dislike, who hates men। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आदमियों से नफरत हो। एंड्री वर्ड जहां पर आ जाए, एंडर, एंड्री, ये वर्ड क्या है? मेन के लिए होते हैं, मेन के लिए। ठीक है, और मिस क्या है? हेट को। तो ऐसा व्यक्ति जो आदमियों से नफरत करता है वो क्या है? मिसएंड्रिस्ट। बिब्लियोफिल इज द राइट आंसर। जिनको किताबें पसंद होती हैं उनको बिब्लियोफिल कहते हैं। फिल बेटा देखो, लव, नजर नहीं आया ये? फिल, फिल मतलब लव। बिब्लियोग्राफी नहीं बोलते हो? जब आप लास्ट में कोई रिसर्च पेपर लिखते हो तो लास्ट में बिब्लियोफिल, बिब्लियोग्राफी करते हो, मतलब उन बुक्स का रेफरेंस देते हो जहां से आपने कंटेंट लिया हो। गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया? अ लवर ऑफ गुड फूड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा खाना खाना पसंद है। अ लवर ऑफ गुड फूड, जिसको अच्छा खाना खाना पसंद है, तो दैट इज योर गवर्नमेंट। ठीक है, फिलैंथ्रोपी, बार बार ये शब्द आ रहा है, ये आपका सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वर्ड है ना? सोशल वेलफेयर, लोगों का, लोगों पर परोपकार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? बिब्लियोफिल होगा, किताबों से प्यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। टू पिल्फर और स्टील, कोई चीज चुराना बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत ही छोटा कोई कोई सामान ऐसा जो भी लिटिल इंपॉर्टेंस है जिस भी सामान का, इट इज वेरी ट्राइवल इन नेचर। ठीक है, थिंग इज नॉट लाइक गोल्ड और सिल्वर नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, जैसे बर्तन चुरा लेना, बिस्किट का पैकेट चुरा लेना, शैम्पू के सैचेट चुरा लेना,
छोटी छोटी चीज है। टू पिल्फर और स्टील समथिंग स्पेशली एन आइटम ऑफ स्मॉल वैल्यू इन अ कैजुअल वे। बड़े ही आसान तरीके से आजकल रील्स बन रही हैं यूट्यूब पे और आपके तमाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे नहीं दिखाता है कि वो लड़कियां आती हैं कुछ सामान लेने, भैया एक चीज दे दो, दो चीज दे दो, और तुरंत वो क्या करती हैं, क्यूआर का जो क्यूआर होता है वो चेंज कर देती है, तो उसका वाला क्यूआर अपने बैग में रख लेती है, अपना वाला क्यूआर कोड उसके सामने रख देती है ना। तो मतलब एक तरीके से, या फिर ऐसे दिखाता नहीं कि सिंपली बहुत ही कैजुअल वे में कोई भी सामान, छोटा छोटा सामान चोरी कर लेना, तो वो क्या होगा बताओ। टू लूट, टू फिल्च, टू रिप ऑफ या टू प्लाउंडर। तीनों, ये जो चारों शब्द हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज होते हैं बाय द वे। लूट हो, फिल्च हो, रिप ऑफ हो या प्लंडर हो, ये तीनों ही शब्द एक तरीके से एक दूसरे के सिनोनिम की तरीके से यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मीनिंग की बात कर रहा है। एक तो स्मॉल वैल्यू की बात कर रहा है, ध्यान रखना। लूट जो होती है ये हमेशा बड़ी चीज की लूट होती है। जब भी लूट वर्ड यूज होता है, बैंक लूट लिया गया, बैंक में लूटिंग हो गया, है ना, तो द रॉबर्स लूटेड द बैंक, मतलब बैंक में लूट हो गया। तो जब बड़े किसी सामान की, ज्वेलरी शॉप पे लूट हो गया, है ना, रिप ऑफ भी उसी के लिए यूज करते हैं। यहां पर जो सही आंसर होगा वो आपका फिल्च होगा। इट विल बी फिल्च, नॉट रिप ऑफ, नॉट प्लंडर, नॉट लूट, इट विल बी फिल्च। छोटी छोटी चीजों की जो चोरी होती है उसको फिल्च कहते हैं, रिप ऑफ नहीं होगा, फिल्च होगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग, इसका आंसर तो सब लोग सही देंगे, इसका आंसर कोई गलत नहीं देगा। 2 साल झेले हो इस सिचुएशन को। आई होप एवरी वन इज गोइंग टू गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम ऑन प्लीज। अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन दैट माइट हैव अ डिजीज इज केप्ट अवे फ्रॉम द अदर पीपल सो दैट द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड। द डिजीज इज very very contaminate, it's contagious, it is like very easily it can spread in people, it can infect a lot of people if the people come in contact with the infected one, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, सॉलिट्यूड होगा, सेकल्शन होगा, क्वारंटीन होगा या डिसोलेट होगा, क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। अमित जी क्यों गलत आंसर दे रहे हो, सेकल्शन कहाँ होता है, इतनी बार तो सुना था लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है, क्वारंटीन कर दिया गया, इतना तो सिमिलर वर्ड है कोविड-19 में, ये वर्ड तो छप जाना चाहिए। एक तो लॉकडाउन और एक क्वारंटीन, ये दो शब्द थे जो कान में गूंजते रहते थे हमेशा। पैंडेमिक के बाद ये दो ऐसे शब्द थे, कोरोना के बाद ये दो ऐसे शब्द थे जो कान में गूंजते रहते थे, क्वारंटीन और एक जो है आपका क्वारंटीन होगा, ठीक है। देखो, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अकेलापन चाहता है। सेम चीज है सेकल्शन के साथ, सेक्लूजन, सॉरी, सेक्लूजन मतलब भी होता है पर्सन हु वांट्स टू लिव अवे फ्रॉम अदर पीपल। आपने देखा होगा ना, कई लोग कहते हैं कि दिमाग शांत नहीं है मेरा, मैं पहाड़ियों पे कुछ दिन अकेले बिताना चाहता हूँ, अवे फ्रॉम ऑल द ऑल द कियोस्क ऑफ माई लाइफ, ऑल द टेंशन एंड ऑल एवरीथिंग, है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव अलोन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अकेलापन चाहता है, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, सेक्लूजन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, बीइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल। और डिसोलेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोलेट। डिसोलेट जो है बेटा ये एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का दो मीनिंग होता है, एक होता है सैड और एक होता है बैरन, मतलब उजड़ा हुआ, उजड़ा हुआ, ठीक है, उजड़े हुए के सेंस में ये यूज होता है, उजड़ा हुआ, और ये आपका एडजेक्टिव होता है डिसोलेट, ठीक है। आपका कैसे सही आंसर है, आपने बी आंसर किया है ना, तो बी तो सेक्यूल सेकल्शन, सेक्लूजन नहीं होगा ना, सेक्लूजन नहीं होगा,
वो व्यक्ति जो अपने आप जानबूझकर चाहता है कि मैं कुछ दिन सबसे दूर रहूं, तो वो आपका सॉलिट्यूड खोजता है या सेक्लूजन स्टेट में रहना चाहता है। क्वारंटीन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसको दूसरे लोगों से दूर करना होता है। और यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखना है। सेक्लूजन में हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से इसलिए दूर होना चाहता है कि वो कुछ दिन अकेले अपना समय बिताना चाहता है, मालदीव्स में जाके घूमना चाहता है ना, या फिर वो कहीं और जाना चाहता है, इंडोनेशिया, इटली, जापान कहीं और जाना चाहता है अपने आप को डिस्कवर करने के लिए। क्वारंटीन मतलब स्पेसिफिकली होता है कि किसी बीमारी की वजह से। सी है मैम। अच्छा, आपका जब मैंने आंसर देखा था ना तो मुझे बी दिखा था, इसलिए मैंने आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वारंटीन मतलब किसी बीमारी की वजह से अगर किसी व्यक्ति को बाकी लोगों से दूर किया गया है, अलग कमरे में रखा गया है, तो उसका रीजन ये है। नेक्स्ट वर्ड इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है बताओ। अब देखो, कल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है? कल्चर आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मिंग, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। एग्रीकल्चर वर्ड है